वेव इन ए स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव कैसे बनती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि ये मान लीजिए एक वॉल के साथ हुक लगी है और यहाँ से एक कोई स्ट्रिंग हम अटैच कर दें। अगर हम इस स्ट्रिंग को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जर्क देंगे तो वो ऐसे वेव बनेगी। इस वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये जो ट्रांसफर वेव है इसकी स्पीड, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव is given by the formula v equals to square root of t by m। इस एक्सप्रेशन में बेटा जो t है, here t is called tension in the string, and m is mass per unit length। T is tension and m is mass per unit length। इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली प्रूव तो नहीं, बट एटलीस्ट हम डायमेंशंस की हेल्प से इसको चेक करेंगे कि ये ठीक भी है एक्सप्रेशन या नहीं। अगर करेक्टनेस इसकी चेक करें, checking the correctness, so we write dimensions of left hand side, क्या लिखेंगे, v है ना, v मतलब m0 l1 t minus 1, और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होंगे, देखो ध्यान से, टेंशन मतलब फोर्स m1 l1 t minus 2, और m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे तो m मास होता है, बट यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये आपके पास आएगा बेटा m0 l1 plus 1 2 t minus 2 पावर 1/2। तो ये बन जाएगा आपके पास l1 t minus 1। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के सेम डायमेंशंस है, दैट मींस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट मतलब करेक्ट, डायमेंशंस एक जैसे होंगे तो इक्वेशन ठीक होगी। ठीक है, दूसरा लिखो फॉर्मूला, स्पीड ऑफ longitudinal waves in an elastic medium। किसी इलास्टिक मीडियम में बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसकी स्पीड का फॉर्मूला ये है, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e बाय रो। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज स्क्वायर रूट ऑफ e बाय रो। इसमें बेटा एक्सप्रेशन में जो e है दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, and rho is called as density of the medium। इसको भी अगर हम करेक्टनेस इसकी चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, l1 t minus 1 स्पीड है, और बेटा राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, पावर पहले ही 1/2 कर लेता हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सो m1 l-1 t minus 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो m1 l-3। नाउ यू कैन सी दिस विल बी m0 l का पावर -1 plus 3 हो गया 2 and t minus 2 पावर 1/2। तो राइट हैंड साइड का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, m0 l1 t minus 1। सो लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, सो इक्वेशन इज करेक्ट। अब कौन सा इलास्टिक मीडियम, अगर कोई सॉलिड होगा, अगर सॉलिड में साउंड ट्रेवल कर रही है, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसलिए मैं साउंड बोल रहा हूं, तो सॉलिड्स में ई
कौन सा ई होगा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स। फॉर सॉलिड्स ये जो V का फॉर्मूला है, this will be equal to square root of y by rho। एंड अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, V is equal to square root of k by rho। What is k? गैस कांस्टेंट तो R होता है। और नहीं, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ना कोई। और मेरी भी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि के से रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट तो के से ही होते हैं। ये लेकिन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। In solids, V equal to square root of V by rho. In fluids, V equal to square root of K by rho. यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बेटा हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए याद रखना ये चीज, साउंड की स्पीड सॉलिड मीडियम में हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड या गैस। Y is greater than, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूँ, Y is greater than K। Therefore, स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इन स्टील is more than that in air, because steel is more elastic। steel has greater value of modulus of elasticity। जितना ये वैल्यू ज्यादा होगा, V भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, मैं आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज बताता हूं। ऑफ कोर्स सारे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होते हैं ना, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, चाहे वो टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन हो, है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये एनर्जी, वो एनर्जी। बेटा साउंड की स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332.5। मैं 332 ही लिख रहा हूं। साउंड की स्पीड एयर में 332 मीटर पर सेकेंड है। आपको पता है इन वाटर ये स्पीड कितनी होगी? ऑलमोस्ट 1450 है, मैं 1500 लिख रहा हूं। 5 टाइम्स मोर एंड 15 टाइम्स ज्यादा होती है इन स्टील। इट इज ऑलमोस्ट 5000 मीटर पर सेकेंड। देखो मीडियम डेंसर होता जा रहा है, लेकिन साउंड की स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब जो लाइट के लिए हम पढ़ते हैं, साउंड के लिए उल्टा है। लाइट जब एयर से वाटर में आती है तो स्लो हो जाती है, लेकिन साउंड जब एयर से वाटर में आएगी तो फास्ट हो जाएगी। दैट मीन्स ए मीडियम विच इज डेंसर फॉर लाइट इज रेयरर फॉर साउंड। तो जो हम लाइट के बेसिस पे बोलते हैं रेयरर और डेंसर, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं? स्पीड। जिस मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करती है वो रेयरर, और जिसमें स्लो ट्रेवल करती है वो डेंसर। और अगर साउंड के लिए बोलेंगे तो उल्टा है। ठीक है, जिस मीडियम में साउंड फास्टर होगी, साउंड के लिए वो रेयरर है। लाइट के लिए हो सकता है वो डेंसर हो। जैसे इन दोनों का कंपैरिजन करो, आपको पता है लाइट जब एयर से वाटर में आती है तो स्लो हो जाती है, बट साउंड जब एयर से वाटर में आएगी तो फास्ट हो जाएगी। ये आपको पहले बताया था जब सोनार का प्रिंसिपल पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं सोनार स्टेशन में, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ साउंड। 1500 मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकल भी किया था, एनसीईआरटी में भी है इसका एक क्वेश्चन, जिसे हम डेप्थ ऑफ सी भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे बेटा
न्यूटन ने साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश की। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v is equal to square root of k divided by rho। इस एक्सप्रेशन में k आइसो लिखा मैंने। देखो न्यूटन का क्या अजम्पशन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नो, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट। दिस k is called as bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity under आइसोथर्मल कंडीशंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। इसका मतलब न्यूटन का अजम्पशन देखो क्या था। आपको कल बताया कि साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बनते हैं एयर में। तो न्यूटन का अजम्पशन ये था कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस इतनी स्लो बनते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यू नो, स्लो प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक इज फास्ट सडन। तो इसलिए ये जो के आइसो है ये क्या है? बल्क मॉडुलस तो है ही है, बट इट इज बल्क मॉडुलस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, राइट। इसका मतलब न्यूटन का ये एजम्पशन था। न्यूटन एज्यूम्ड दैट साउंड propagates in air isothermally। साउंड का प्रोपोगेशन एयर में आइसोथर्मली होता है। तो इस अजम्पशन के बेसिस पे देखो न्यूटन ने कैलकुलेट करने की कोशिश की मैथमेटिकली वैल्यू कितनी आती है। द इक्वेशन ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, पता है, P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, याद है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल है तो टी भी कॉन्स्टेंट, तो P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम, यही तो है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी इक्वल टू 0। क्यों 0? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ P इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको नोट करने का, पहले देखो P डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ दैट P इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी? अब देखना, जस्ट स्लाइट मैनिपुलेशन, P इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी। ये P क्या है बेटा? चेंज इन प्रेशर, हो गया स्ट्रेस, और ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, याद है? माइनस डेल्टा V बाई वी लिखा था, तो ये हो गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है? तो इसी को तो बोलेंगे हम के आइसो। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, लेकिन अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो फिर इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो इस इक्वेशन 1 में क्या बन जाएगा, मैं उसके बाद आप नोट करना, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसके बाद यहां आ जाना, V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P बाय रो। अब नोट कर लो, सो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P बाय रो। जो न्यूटन का फॉर्मूला है बेटा, उसके अकॉर्डिंगली साउंड की जो स्पीड है एयर में, दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ P बाय रो। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जब ये साउंड यहाँ ट्रेवल कर रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बेटा एयर की डेंसिटी होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब, राइट। इस हिसाब से, इन कैलकुलेशंस के हिसाब से, इन नंबर्स के हिसाब से अगर हम साउंड की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, विच इज नॉट करेक्ट वैल्यू। यू नो द करेक्ट वैल्यू इज 332। ये जो वैल्यू है बेटा, दिस वैल्यू इज
16% less than the actual value, which is 332 meter per second. That means something went wrong with Newton's calculations, Newton's assumption. तभी तो वो वैल्यू नहीं आई जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये 320 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड जो इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपकी 11 में भी था ये वैसे एक्सपेरिमेंट, कोविड ने खा लिया वो। तो हम अगर एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट से हमें जो लाइट की, ये साउंड की स्पीड मिलती है एयर में, दैट इज 332, बट न्यूटन की जो कैलकुलेशन थी उसमें 280 मिला, जो 16, ये नंबर याद रखना, 16% लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इसलिए न्यूटन की जो कैलकुलेशंस थी, दोज कैलकुलेशंस प्रूव टू बी रॉन्ग। तो आफ्टर न्यूटन की दीज कैलकुलेशंस के ऑलमोस्ट 100 साल के बाद इसको लैपलेस ने करेक्ट किया, इस फॉर्मूले को लैपलेस करेक्शन बोलते हैं इसको। सो व्हाई वी स्टडी दीज कैलकुलेशंस, जो गलत है क्योंकि लैपलेस ने इसी को करेक्ट किया। सो लैपलेस करेक्शन क्या है, देखो लैपलेस करेक्शन है दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k ADI डिवाइडेड बाय रो। व्हाट इज ADI? एडियाबेटिक। मतलब लैपलेस ने ये करेक्ट किया कि न्यूटन ने कहां पर गलती कर दी, ये एज्यूम करने में कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक्चुअली साउंड का प्रोपोगेशन एयर में इट टेक्स प्लेस सो रैपिडली दैट हीट डज नॉट फाइंड एनी टाइम टू एस्केप। और जब हीट एस्केप नहीं होती, द प्रोसेस रिमेन्स एडियाबेटिक। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज bulk modulus of elasticity under adiabatic conditions. V equal to square root of k adia by rho. ठीक है, that means sound propagates adiabatically. तो बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? पीवी रेज बार गामा इज कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। Therefore we write P into differentiation of V gamma plus V gamma into differentiation of P equal to 0. V gamma की differentiation क्या होगी? गामा V gamma minus 1 into dV, चेन रूल है, plus V gamma into dP. So we write gamma P V raised power gamma minus 1 into dV equal to minus V gamma into dP. तो यहां से देखिए गामा टाइम्स P इक्वल टू माइनस V गामा इंटू dP डिवाइडेड बाय, ये नीचे ले आऊंगा सर, V रेज पर गामा माइनस 1 इंटू dV. इट मीन्स गामा P इक्वल टू dP डिवाइडेड बाय माइनस dV बाय V ही बनेगा, करके देखना। ये V रेज पर गामा माइनस 1 है, इसके नीचे जाएगा V रेज पर गामा, तो क्या आएगा? V ही आएगा, V रेज पर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय V रेज पर गामा। तो ये बन गया फिर से वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस में स्ट्रेन। तो इसी को बोलेंगे हम क्या? एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको अगर इस इक्वेशन में डाल दूं, इक्वेशन 2 में, सो व्हाट विल इट विल बिकम? V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा P बाय रो। ठीक है, न्यूटन की कैलकुलेशन के लिए के हिसाब से ये क्या था? P बाय रो, और लैपलेस करेक्शन के हिसाब से आ गया गामा टाइम्स P बाय रो। गामा कितना होता है एयर के लिए? बोलो बोल। 1.4। एयर इज डायटोमिक गैस। 7/5 होता है। बातें कर लो, लिखना क्या? तो फिर V क्या बन गया? एडियाबेटिक।
गामा पी बाय रो। बेटा एयर के लिए गामा होता है 1.4, पी तो वही है 1.01 into 10⁵ divided by 1.293. Now this will be 331.3 meter per second. ठीक है, and this is close to the actual value. This is close to the actual value. Therefore, speed of sound in air, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, फाइनल ये कंक्लूजन है। स्पीड ऑफ साउंड in air is square root of gamma p by rho. Speed of sound in air is square root of gamma p by rho. ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन पढ़ा था। मैं VRMS लिख देता हूं, क्या था वो याद है? 3p by rho था, गामा नहीं था वहां, 3p by rho था। तो ये याद रखो, V साउंड एक रेशो है ये, डिवाइडेड बाय VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा बाय 3। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसके बेसिस पे।